गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अब आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर तो हो गया था। आप लोग उसे ठीक से याद करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब आज नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। पहले तो जैसे आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं सॉरी। जैसे हम कहते हैं, वैसे तो 5 होती हैं बट हम 3 डिस्कस करते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। अब जो गैस और लिक्विड स्टेट था वो तो आपका 11th में था, तो बच गया सॉलिड स्टेट, वो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जनरली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उससे किन किन चीजों पे फर्क पड़ता है, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनके क्रिस्टल लैटिस, उनका 3D अरेंजमेंट, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को है ही कि सॉलिड हम सॉलिड किसको कहते हैं, जो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बहुत वीक होती है, उन्हें ही हम कहते हैं सॉलिड्स। ठीक है, और उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो सॉलिड पजेस करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, अब किस पर, रूम टेम्परेचर पर। हाँ बेटा, अब ऐसा नहीं कि कोई सब्सटेंस हमेशा ही सॉलिड होता है। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं वुड, या हम कह रहे हैं चलो मेटल, कोई मेटल है, हम कह रहे हैं वो सॉलिड है, तो हम कहने का मतलब है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अगर आप उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट तो होता है ना, लिक्विड में तो कन्वर्ट होता है ना बेटा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही सॉलिड है, नहीं है ना ऐसा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में, अब मैं रूम टेम्परेचर बार बार नहीं कहूंगी, बट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। कि अगर कोई सब्सटेंस, जनरली अगर मैं कह रही हूँ कि वो सॉलिड स्टेट में है, तो मतलब वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड पे है, या वो गैस में या वो लिक्विड में है। तो ऐसा क्यों है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं ना बेटा, वाटर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही लिक्विड होता है, नहीं होता ना, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। बट हम कहते हैं वाटर लिक्विड है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो अगर जैसे हम वाटर की बात करें तो मैं कहूँ कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो ऐसा क्यों है कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही है, सॉलिड क्यों नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि कोई भी सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है, उसके रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम वही समझने वाले हैं। तो उसके 2 मेन रीजंस होते हैं और ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस होते हैं बेटा। पहला होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड द सेकेंड वन इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है पर्टिकुलरली, या लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में, तो वो उस स्टेट में है क्यों। तो उसके 2 रीजंस हैं हमारे पास, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक है थर्मल एनर्जी। और ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस होते हैं। ऑपोजिंग फोर्सेस कहने का मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो किन्हीं 2 मॉलिक्यूल को एक दूसरे के क्लोज लाने का काम करते हैं। 2 मॉलिक्यूल हैं, इनको एक दूसरे के क्लोज लाने का काम जो फोर्सेस करेंगे उन्हें हम कहते हैं बेटा क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से पास रखे रहने का काम करेंगे वो कहलाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब आता है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर या हीट, उसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या करती है, अगर कोई सब्सटेंस है, उसके उसमें बहुत सारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज है। अगर आप इसको हीट करो तो इनके मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, ऑफ कोर्स एनर्जी मिलेगी, और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई है। समझ में आया, तो उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। अब देखो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लाने का काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बांध के रखने का काम कर रहे थे। जबकि जो थर्मल एनर्जी है
उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप हीट कर रहे हो अगर किसी सब्सटेंस को तो उसको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिल रही है तो वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मूव करने लगेंगे ना, एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो मूव करेंगे, तो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बांध के रखने का काम करते हैं, जबकि थर्मल एनर्जी उन दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स या दो पार्टिकल्स, बेटा मैं पार्टिकल्स कहती हूँ, ठीक है, को एक दूसरे से दूर करने का काम करती है थर्मल एनर्जी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिंग फोर्सेस हुए या नहीं हुए, हुए ना। अब देखो इनसे क्या होगा, अब यही डिसाइड करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो जो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या, थर्मल एनर्जी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी से ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाने का काम कर रहे हैं, पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाने का काम कर रहे हैं, और पार्टिकल एक दूसरे के पास रहेंगे तो वो कैसी स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे या नहीं होंगे। सॉलिड स्टेट में यही तो होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, थर्मल एनर्जी is greater than intermolecular forces, फिर क्या होगा, तब मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, या तो लिक्विड में होगा, और थर्मल एनर्जी अगर बहुत ही ज्यादा होगी तो फिर वो गैसेस स्टेट में होगा। देखो जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है बेटा, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। अब देखो जब हम इसको ठंडा करते हैं, मतलब टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो मैंने क्या कहा था, थर्मल एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू हीट या एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर कहा था ना। तो जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो थर्मल एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो थर्मल एनर्जी क्या कर रही थी, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रही थी। तो जो फोर्स मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रहा है वो कम हो रहा है, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आने लगेंगे, फिर क्लोज आने लगेंगे। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने लगेंगे, थर्मल एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तभी तो वाटर जब टेम्परेचर कम करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, ठीक है, समझ में आ गया। और जब अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाओगे, तो थर्मल एनर्जी, आप हीट दे रहे हो सब्सटेंस को तो उसको एनर्जी मिल रही है, मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। तभी तो जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। समझ में आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि यही दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी सब्सटेंस के किसी पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। और ये दोनों फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं बेटा, दीज आर अपोजिंग फोर्सेस, ये एक दूसरे का अपोज करते हैं। और जो फोर्स डोमिनेटिंग होगा, सॉरी अगर कहीं पे फोकस लूज हो जाएगा तो, जो फोर्स डोमिनेटिंग होगा उसके बेसिस पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो इस समय मतलब उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया।